हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका ऑनलाइन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पॉलिटी को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भारत के सभी एग्ज़ामों में इसकी प्रायिकता है। यूपीएससी पे बात किया जाए तो प्रति वर्ष 15 से 16 क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर सीजीपीएससी और अनदर स्टेट में बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चंस की आवृत्ति होती है। इसके अलावा व्यापम, बैंकिंग, रेलवे से संबंधित जितने भी प्रक्षेत्र के परीक्षा संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उन सब में इसकी प्रायिकता 8 से 10 से अधिकतम हो सकती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में एडीओ का वैकेंसीज आने वाली है, उसमें भी पंचायती राज को लेकर, चूँकि पंचायती राज भी पॉलिटी का हिस्सा है, तो उसकी भी 30 क्वेश्चंस पे वहाँ पे प्रायिकता बन रही है। इसलिए पॉलिटी हमारे लिए अहम है। पॉलिटी में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला संविधान का और दूसरा राज व्यवस्था का। संविधान और राज व्यवस्था का ही सम्मिश्रण को हम पॉलिटी कहते हैं। चलिए समय ना गंवाते हुए हम पॉलिटी को शुरुआत करते हैं। कहाँ से करेंगे इसकी पद्धति? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही इसकी आधार बनती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम उस तथ्य को लेते हैं जहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। यूरोप एक राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से सामरिक महत्व को धारण तो कर ही रही थी। इसके अलावा यूरोप की एक राजनीतिक महत्ता का बेहतर कारण वहाँ की औद्योगिक क्रांति का परिणाम 18वीं शताब्दी का भी दौर था। इसका इम्पैक्ट इंडिया में कैसा पड़ा? तो यूरोप में क्या किया गया, औपनिवेश तंत्र की शुरुआत हुई, जहाँ पे चाहे वो पुर्तगाल की राष्ट्र हो, डच हो, स्पेनिश हो, ब्रिटिश हो। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर नियंत्रण करने की पद्धति का अनुकरण किया और उसी के आधार पर इंडिया ने भी यहाँ पर क्या किया, औपनिवेशिक तंत्र को स्वीकारा। 1600 ईस्वी में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आई? भारत में आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ के सामरिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन किया। तो आज हमारा पॉलिटी पे यही आधार बनेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर हम अनदर विदेशी आगमन को नहीं बढ़ेंगे, केवल और केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक तंत्र से ही हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का तंत्रों का शुरुआत होता है। तो हेडलाइन डालते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी में। चलिए शुरुआत करते हैं गाइस पॉलिटी को लेकर। 1600 शताब्दी में, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी यह मूलतः कहाँ की कंपनी है? यूरोप की कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी है। ब्रिटिश में 16वीं शताब्दी में एक रूल था कि यदि किसी कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को विदेशी राष्ट्रों में व्यापार करना है तो उन्हें अधिकार पत्र लेना होता है। क्या लेना होता है? अधिकार पत्र लेना होता है। और अधिकार पत्र वहाँ के प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। और उस समय प्रशासन की प्रमुख भूमिका के रूप में थी वहाँ की महारानी एलिजाबेथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है तो एलिजाबेथ के द्वारा इन्हें क्या दिया जाता है? एक अधिकार पत्र दिया गया कि हाँ, आप ठीक है, भारत में जाकर अपना व्यापार संचालित कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो ये कुछ लोगों का एक सामान्य संगठन के रूप में शामिल था। जैसे इसमें कुल टोटल 24 सदस्य थे। 24 सदस्यों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था। और इसी कंपनी को क्या कहा गया? आगे चलकर स्वामी मंडल के नाम से जाना गया इंडिया में। किस नाम से? स्वामी मंडल। आगे चलकर जब व्यापार से इनका ध्यान हटता है, अर्थात जब ये राजनीतिक दृष्टिकोण में इंडिया में संचालन करते हैं, तो यही जो स्वामी मंडल है, नाम बदलकर एक संस्था का नाम रखते हैं जिसे हमने कहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या कहते हैं उसे हम? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो शुरुआती दौर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कितने मेंबर रहे होंगे? 24 मेंबर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? इंग्लैंड से हुआ। और स्वामी मंडल का प्रादुर्भाव ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? स्वामी मंडल से ही होता है।
जब ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए तो इन्होंने देखा कि भारत एक गढ़ों का राष्ट्र है, जहाँ पर 562 से भी अधिक छोटी बड़ी रियासतें हैं। तो इन रियासतों पर नियंत्रण करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सौहार्द की भावना जनता में बिल्कुल नहीं थी, न कि यहाँ की नगण्यता की भावना भी नहीं थी। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने क्या किया, व्यापार को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इसको मापा गया। क्योंकि भारत में मैंने जैसे पहले ही कहा था कि एक आधार स्तंभ मिला इनको। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जनता में प्रशासन के बीच, रियासतों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी, सौहार्द की भावना तो बिल्कुल नहीं थी। तो इन सभी चीज़ों का, तथ्यों का इन्होंने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाते हुए राजनीतिक तंत्र की नींव रखी गई। तो राजनीतिक तंत्र की नींव की प्रथम आधारशिला तय होती है भारतीय इतिहास में 1757 का प्लासी का युद्ध। एक तरफ ब्रिटिश सरकार थी तो दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की सेना। दोनों के बीच 1757 में प्लासी के मैदानों पे, प्लासी नामक स्थानों पर युद्ध हुआ और इस युद्ध का निर्णायक परिणाम सिराजुद्दौला की हार थी। चूँकि हार के भी पीछे कारण था क्या, राजद्रोह, गद्दारी जैसी भावनाएं शामिल हुई। बहरहाल जो भी था, यहाँ पे इसका एडवांटेजेस, लाभ किसको मिला? ब्रिटिश सरकार को मिला। आगे चलकर 1757 के बाद एक युद्ध होता है 1764 में ही, जिसको इतिहास बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर युद्ध काफ़ी निर्णायक युद्ध रहा। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन साथ में 3 ऐसी रियासतें जो उस समय बड़ी रियासतों में शामिल थी। बंगाल में काशिम, अवध और मुग़ल, जिसमें सिराजुद्दौला अवध में और मुग़ल यानी कि मुग़ल शाह आलम। ठीक है गाइस, तो देखिए बक्सर में क्या हुआ था। ब्रिटिश शासन तंत्र के दौरान बक्सर में क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटिश और बंगाल, अवध एवं मुग़ल के रियासतों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का परिणाम केवल एक तरफा ही रहा, क्योंकि दोपहर तक यह निश्चित हो गया था कि युद्ध किसके पक्ष में जा रहा है। क्योंकि इस युद्ध में केवल कासिम की तरफ से युद्ध किया जा रहा था, बाकी तो ये दोनों अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से संबंध बनाने में लगे हुए थे। तो इसीलिए 2 युद्ध ऐसे थे, प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों से यह तय हो गया कि भारत में अब ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल व्यापारिक कंपनी ही नहीं रहेगी, यह राजनीतिक और प्रशासनिक कंपनी के तौर पर भी कार्य करेगी। तो इसका श्री गणेश जैसे ही ये तीनों क्षेत्रों पर क्या करते हैं, यह विजय प्राप्त करते हैं और बंगाल पर ये पूर्णतः विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब ये 1764 के बाद ठीक 1 साल के बाद 1965 में बंगाल को ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में इन्होंने घोषित किया और बंगाल में ही इन्होंने क्या किया, राजस्व प्लस दीवानी मामलों की पैरवी करना आरंभ कर दिया। कब इन्होंने आरंभ कर दिया गया? 1965 है। 1965 में इन्होंने राजस्व और दीवानी मामलों की शुरुआत कर दी और यही है गाइस हमारे यहाँ क्या, ब्रिटिश तंत्र की अब शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि वो कंपनी देखिए जो 1600 ईस्वी से लेकर कहाँ तक 1764 तक केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, अब 1765 के बाद ये व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई, एक राजनीतिक कंपनी के रूप में उभर गई है। और जब ये राजनीतिक कंपनी के रूप में उभरी तो सर्वप्रथम काम इन्होंने क्या किया, राजस्व को लेकर काम किया और दीवानी को लेकर काम किया हुआ था। जब ये पूरी प्रक्रिया संचालित हुई तो संचालन होने के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक तंत्र की नींव रखने की बात की गई। चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी, वहाँ पर लोकतंत्रात्मक जैसी पद्धति चली जा रही थी। हालांकि वो लोकतंत्रात्मक पद्धति में राजतंत्र शाही जरूर थी, लेकिन वहाँ की जनता अपने आप को फ्रीडम मानती थी। तो वहाँ पे जो पद्धति संचालित की जा रही थी उनको नियंत्रण करने के लिए कहाँ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश की जनता को नियंत्रण करने के लिए वही पद्धति भारतीय पद्धति के अनुकरण में लाया गया। लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य केवल इतना था औपनिवेशवाद को लेकर, क्योंकि भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहा अब। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश के अधीन चला गया। तो उपनिवेशवाद में हम क्या करते हैं, उपनिवेशवाद का ही अर्थ होता है
कि वह राष्ट्र जिस पर हमने नियंत्रण किया है, जिस पर हमने कंट्रोल किया है, हम वहाँ पर विकास तो करेंगे लेकिन अपने शर्तों के अनुसार। मतलब क्या, वहाँ के जितने संसाधन होंगे वो केवल हमारे ही परिप्रेक्ष्य से सही होंगे, हमारे ही अनुसार उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा और हम अपने अनुसार उस राष्ट्र का डेवलपमेंट करेंगे। उपनिवेशवाद में भी कुछ इसी तरह से पद्धति का अनुकरण किया गया। अब चूंकि ब्रिटिश क्या हो चुके हैं, सेटल्ड हो चुके राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो उन्होंने रेगुलेट करना आरंभ किया, मतलब नियंत्रित करना आरंभ किया। और रेगुलेशंस के आधार पर सबसे पहला उन्होंने जो कार्य किया वो था प्रशासनिक तंत्र की नींव रखना। तो पहला काम उन्होंने कहाँ किया, बंगाल में फर्स्ट काम उन्होंने कहाँ किया, बंगाल में प्रशासनिक तंत्र की नींव रखी और इस प्रशासनिक तंत्र की नींव का आधार बनाया गया वहाँ के गवर्नरी प्रांत को लेकर। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की प्रावधान आरंभ हुई। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार के तर्ज पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेक्ट लागू किया गया। 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया। तो रेगुलेटिंग, ये फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट था जो क्या करेगा, अब व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये काम करने वाली थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसी किन किन तत्वों का समावेश था, उस पॉइंट को देख लेते हैं गाइस। चलिए, सबसे पहले जब ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पर प्रणाली शुरू की, प्रशासनिक तंत्र की नींव रखने की बात किया, तो दो काम किया। पहला काम किया इन्होंने नियमित करने के लिए, किसको, कंपनी को नियमित करना था, और दूसरा कंपनी को नियंत्रित करना था। तो कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया। क्या संगठन बनाया, देखिए, कंपनी को नियमित करने के लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्थायी जो मंडल होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो स्थायी मंडल ने ही क्या बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहीं पर इसी रेगुलेटिंग एक्ट में ही नियमित व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नींव रखी। COD कोड बोलते हैं इसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और नियंत्रित करने के लिए इन्होंने बंगाल में गवर्नरी यानी बंगाल को गवर्नर जनरल के रूप में देखा गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के रूप में देखा गया। और आप सभी जानते हैं बंगाल के गवर्नर किसे कहते हैं हम। फर्स्ट गवर्नर कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल्स थे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नियमित और नियंत्रित करने का कार्य क्या किया गया, स्पष्ट किया गया। लेकिन साथ ही राजनीतिक तंत्र की नींव को मजबूत कैसे किया जाए। तो राजनीतिक तंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए इन्होंने राजनीतिकरण में रेजिडेंट व्यवस्था को लागू किया। किस व्यवस्था को लागू किया, रेजिडेंट व्यवस्था को लागू किया। तो देखिए, जब इन्होंने तीसरा पॉइंट में रेजिडेंट व्यवस्था को लागू किया तो कैसे, कहाँ तक ब्रिटिश का नियंत्रण होगा, स्पष्ट हो दिखता है हमको। देखिए, एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये है मेरा बंगाल। तो बंगाल में कौन सा नियम चल रहा है, गवर्नरी चल रहा है। तो वहीं पर इस समय यहाँ पे बम्बई था। बम्बई उस समय महाराष्ट्र, वर्तमान का महाराष्ट्र और गुजरात का सम्मिश्रण था। ठीक है, तो पहला बम्बई और दूसरा यहाँ पे मद्रास। ठीक है, बंगाल गवर्नरी हो गया। तो बम्बई और मद्रास को क्या किया इन्होंने, रेजिडेंट के रूप में उपयोग किया। किस रूप में उपयोग किया गाइस, रेजिडेंट के रूप में उपयोग करना आरंभ किया। तो उस समय 3 प्रक्षेत्र इनके नियंत्रण में थे। पहला था बंगाल, दूसरा था मेरा मद्रास और तीसरा था मेरा क्या, बम्बई। इन 3 क्षेत्रों को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इन्होंने संचालन किया। और साथ में अब चूंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा गाइस, एक तरफ से नियमित कर रहे हैं, दूसरी तरफ से नियंत्रित कर रहे हैं, तीसरी तरफ से इन्होंने केंद्रीय प्रशासन की नींव रख ली। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव जब रखेंगे तो केंद्रीय प्रशासन की नींव में हमें क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा।
केंद्रीय प्रशासन की नींव में नियंत्रण करना होगा, तो इसीलिए इन्होंने न्याय तंत्र की व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था की गाइस? न्याय तंत्र की व्यवस्था की। तो चौथे स्थान पर इन्होंने क्या किया? न्याय तंत्र को इस्टेब्लिश किया। और इसी दिशा में न्याय तंत्र को इस्टेब्लिश करने की दिशा में इन्होंने बंगाल की वर्तमान की राजधानी कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यू दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कलकत्ता में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा इसमें सर्वप्रथम जो फर्स्ट चीफ जस्टिस था इंडिया का उस समय था, सीजेआई के रूप में था, वो था हमारा एलिजा एम्पे। कौन था हमारा? एलिजा एम्पे, प्लस 3 अन्य जजेस के रूप में इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? देखिए मैं फिर से पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला काम किया गया नियमित करने का। तो नियमित करने के लिए उन्होंने क्या बताया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन था? यही स्वामी मंडल था। क्लियर। दूसरा, नियंत्रित करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल जैसे पदों का सृजन किया गया। और साथ में इन्होंने क्या किया? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने के लिए रेजिडेंट सिस्टम को लागू किया। तो 2 रेजिडेंट बनाए, बम्बई और दूसरा मद्रास को बनाया गया। और चौथा पॉइंट न्यायपालिका, तो उसको नियंत्रण करने के लिए इन्होंने न्यायपालिका की स्थापना किया। कहाँ पे किया? बंगाल गवर्नरी में ही किया, कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? एलिजा एम्पे को बनाया गया। और इस तरीके से गाइस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में प्रशासनिक तंत्र की नींव का आरंभ होता है। और यहीं से ही कंपनी शासन की शुरुआत होती है, क्योंकि हम 2 तरह से नियंत्रण में थे। कितने तरह से नियंत्रण में थे? 2 तरह से नियंत्रण में होते हैं। एक होते हैं कंपनी के नियंत्रण में। हम कंपनी के नियंत्रण मतलब ये 24 लोगों ने मिलकर कम से कम 150 सालों तक हमारे ऊपर शासन किया, 1600 से लेकर 1764 तक, और 1764 से लेकर 1858 तक। तो 1600 से लेकर 1858 तक केवल और केवल हम कंपनी के शासन के नियंत्रण में थे। इज दैट क्लियर? फिर 1758 के बाद हम ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आप 1600 से लेकर 1858 तक किसके नियंत्रण में रहते हैं? कंपनी के नियंत्रण में रहते हैं। और 1858 के बाद फिर 1947 तक आप ब्रिटिश के नियंत्रण में रहते हैं, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। आई होप हमने ये फर्स्ट पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो देखिए इसके बाद फिर अब चूंकि नींव तो रखी जा चुकी है, तो नींव रखने के तदुपरांत, नींव की प्रक्रिया के तदुपरांत इन्होंने क्या किया? इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाओं का भी क्या किया? निर्वहन करना आरंभ किया। और इसी दशा और दिशा में इन्होंने क्या किया? जो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में खामियां थी, उनको दूर करने के लिए 1781 में, कब गाइस? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट का केवल एक ही उद्देश्य था, जो 1773 का हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है, इनकी कमियों को दूर करने के लिए। हालांकि इसमें 3-4 बेसिक पॉइंट पर कमियां दूर करने की बात की गई थी, लेकिन वो हमारे लिए उतना महत्व नहीं रखता है। ठीक है, इसके तदुपरांत भारतीय इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाता है। 1784 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में ही पहली बार 3 पद्धति पर काम की गई। कितनी पद्धति पर काम की गई? 3 पद्धति पर काम की गई। सबसे पहला पद्धति पर काम किया गया पृथक्करण की पद्धति पर। किस पद्धति पर काम किए गए गाइस? पृथक्करण की पद्धति पर। पृथक्करण के माध्यम से 2 आधारों पर क्लियर किया गया। सबसे पहले क्या किया गया? राजनीतिक कार्य को प्रशासनिक कार्यों के साथ मिलकर अलग किया गया और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो पृथक कार्य में क्या किया गया? राजनीतिक कार्य अलग हो गया और वाणिज्यिक कार्य अलग हो गया।
तो वाणिज्यिक कार्य का दायित्व, देखिए वाणिज्यिक कार्य का दायित्व इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मिला। किसको मिला? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही मिला, कोड को ही मिला। और राजनीतिक कार्यों के लिए इन्होंने क्या किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी। किसकी स्थापना कर दी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी। इसको कहते हैं BOC, बॉक, उसको कोड, इसको बॉक कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस किस तरीके से स्थापना हो गई। पृथककरण किया इन्होंने। सबसे पहले राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया, वाणिज्यिक मामले को इन्होंने अलग कर दिया। अब राजनीतिक मामले पे निगरानी कौन करेगा? बॉक करेगा, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। जबकि वाणिज्यिक मामलों पर नियंत्रण कौन करेगा? COD करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। ठीक इसी तरह से दूसरा सिद्धांत इन्होंने अपनाया कि जितना हमारा क्षेत्र है, कितना हमारा क्षेत्र है, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रक्षेत्र हैं। तो उन प्रक्षेत्रों में यह देखा गया कि कौन कौन सा हिस्सा हमारा ब्रिटिश आधिपत्य वाला हिस्सा है। मतलब ब्रिटिश से साम्राज्यवादी पद्धति को अपनाया इन्होंने, साम्राज्यवादी आधिपत्य पद्धति का अनुकरण किया। मतलब कि पूरा भारत तो था नहीं इनके नियंत्रण में, तो इन्होंने क्या किया? अब धीरे धीरे उस पद्धति को अनुकरण किया और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। तो इसी दशा और दिशा में इन्होंने क्या किया? प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से संस्था बना दी। क्या बना दी? प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से संस्था बनाई गई और उस संस्था में कितने? 4 कार्यकारी सदस्यों को रखा गया। कार्यकारी सदस्यों को रखा गया। ठीक है, देखिए 4 महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट ब्रिटिश इंडिया एक्ट में पृथक्करण किया गया। ठीक है, फिर ब्रिटिश साम्राज्यवादी आधिपत्य को अपनाया गया और साथ में प्रशासनिक कार्यों के लिए 4 कार्यकारी परिषद की स्थापना कर दी गई। तो इस तरीके से ब्रिटिश इंडिया एक्ट ने क्या किया? जो भी पद्धति, कठोर संस्थात्मक पद्धति थी भारत में, तो इस कठोर संस्थात्मक पद्धति में क्या किया? एक लचीलापन पद्धति को लाया, जिसके माध्यम से कंपनी लंबे समय तक भारत में क्या कर सके? सुनिश्चित कर सके अपनी जड़ता को। ठीक है, फिर इसके बाद गई 1784 के बाद 1791 में 1791 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। किसको लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। तो इसमें भी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ। इसमें क्या किया गया था? 1784 में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1791 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। ठीक है, अगर इसी पद्धति का अनुकरण अगर किया जाए तो इस पद्धति की पूरी सारांश हमको आगे चलकर कहाँ पे मिलता है? ठीक इसके 2 सालों के बाद कहाँ पे मिलता है हमको? 1793 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। तो देखिए क्या हुआ, 1791 के जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया तो इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। और ठीक इसके 2 सालों के बाद जब 1793 में क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का एक सेकंड पार्ट लाया गया। तो अब इस समय क्या हुआ था? आपको मैंने एक पॉइंट कहा था कि ब्रिटिश सरकार जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उन्हें ब्रिटिश सरकार से अधिकार पत्र लेना था। तो वो अधिकार पत्र का एक समय सीमा होता था, अवधि होता था। अगर वो अवधि समाप्त हो गया तो उसको फिर से आपको रिन्यूअल कराना होता था। यहाँ पर भी ठीक इसी प्रकार से हुआ। क्या हुआ? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो समय समय पर इन्होंने क्या किया? अपने अधिकार पत्र को लेकर रिन्यू कराते रहे। ठीक है, जब नवीनीकरण कराते रहे। ठीक है, और 1793 में इनका अधिकार समाप्त हो गया। मतलब इनको क्या करना था? ब्रिटिश वापस जाना था। तो 1793 में इनकी यूटिलाइजेशंस को देखकर, इनकी कार्य पद्धति को देखकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 1793 के एक्ट के माध्यम से 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार और प्रदान कर दिया। कितने वर्षों का? 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार और प्रदान कर दिया। अब इसका मतलब सीधी सी बात है 93/7। ठीक है, मतलब ये कितना 93/7 कितना हो गया? 1800 और कितना बच गया? 13। तो 1813 तक ये भारत में क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। ठीक है, तब जाकर 1813 में जब इनका रिन्यूअल की फिर बात हुई तो 1813 का इन्होंने क्या किया? एक्ट को लाया और इस एक्ट को कहा गया चार्टर एक्ट। 1813 में क्या लाया गया? एक्ट लाया गया और इस एक्ट का नाम क्या रखा गया? चार्टर एक्ट के नाम से रखा गया था। ठीक है, तो चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गाइस? अब चूंकि इसी को ही कहा जाता है, चार्टर एक्ट को ही कहा जाता है
केंद्रीकरण की सटीकता का प्रमाण था। ये केंद्रीकरण की सटीकता का प्रमाण था। अब ये केंद्रीकरण की सटीकता कैसे होती है, 2-3 बातों से क्लियर हो जाएगा आपको कि इसमें केंद्रीकरण की सटीकता कैसे आती है। सबसे पहले जब इस चार्टर एक्ट को लागू किया गया तो इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तो बढ़ाया गया, लेकिन इसको समाप्त भी कर दिया गया। 2 बातें कैसे, देखिए कंपनी कार्य कर सकती है, कंपनी कार्य कर सकती है, कार्य कैसे करेगी, तो देखिए इसमें अब क्या हो गया, इसकी एकाधिकार पद्धति को ख़त्म किया। एकाधिकार पद्धति का मतलब है कि इंडिया में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं थी। तो यहाँ पे कहा गया कि अब इंडिया में केवल आप ही बस व्यापार नहीं कर सकते, ईस्ट इंडिया ही कंपनी बस व्यापार नहीं कर सकती, ब्रिटेन की और भी कंपनी वहाँ पे जाकर व्यापार कर सकती है, लेकिन 3 चीज़ों को लेकर। किन चीज़ों को लेकर, पहला है चाय को लेकर, दूसरा है अफीम को लेकर और तीसरा है सिल्क को लेकर। ये व्यापार केवल और केवल किसके साथ रहेगा, किसके हाथों में रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथों में रहेगा। बाकी चीज़ों पर अन्य कंपनी भी क्या कर सकती है, अपना कार्य कर सकती है। ठीक है गाइस, तो ठीक इसी प्रकार से फिर क्या किया गया, 2 और आधारों पर, एक तो शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई और दूसरा है धार्मिक विभाग की स्थापना की गई। तो धार्मिक विभाग की स्थापना क्यों किया गया, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को भारत में लाना था। किसको लाना था, ईसाई मिशनरी को भारत में लाने के लिए। और शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा कि भाई आपने उसको उपनिवेश बनाया हुआ है तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, तो आपको शिक्षा देना पड़ेगा ना भाई। तो उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अंतर्राज्यीय स्तर पर, मतलब देश के भीतर कोई विद्रोह की स्थिति उत्पन्न न हो जाए, और विश्व में दिखाने के लिए उन्होंने शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की प्रावधान की बात कही। लेकिन यह प्रावधान गाइस कोई बहुत ज़्यादा परिपूरित नहीं था। हाँ, वो अलग बात है कि इन्होंने एक वित्तीय प्रावधान का भी संचालन किया। वित्तीय प्रावधान किस क्षेत्र में किया, तो 2 क्षेत्र में किया गया। एक तो साहित्य के सेक्टर में किया गया, किस सेक्टर में किया गया, साहित्य के सेक्टर्स में किया गया, और दूसरा किया गया विज्ञान के क्षेत्र में। कहाँ पे किया गया गाइस, विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को संचालित किया। लेकिन आगे चलकर देखा गया, क्या देखा गया कि इन्होंने जो वित्तीय प्रावधान का एक संचालन किया, तो इसी वित्तीय प्रावधान के माध्यम से इन्होंने स्थानीय निकायों को कर वसूली का अधिकार हेतु निर्धारित किया। तो स्थानीय निकायों का भी गठन का प्रावधान किया, और इस स्थानीय निकाय का काम केवल इतना था कि ये टैक्स वसूल कर इनके झोली में डालते रहें। ठीक है, तो 1813 में चार्टर एक्ट आया, इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, केंद्रीकरण की सटीकता कहा। क्यों कहा, क्योंकि एक तरफ से इन्होंने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन के कोई भी कंपनी अब इंडिया में आकर क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, लेकिन वो कंपनी चाय, अफीम और सिल्क को नहीं करेगी। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों को व्यापार करेगी, वो भी चीन वगैरह के साथ करेगी। ठीक है, साथ में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च क्यों कर रहे थे ये, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राज्य में विद्रोह की स्थिति ना हो जाए। धार्मिक विभाग की स्थापना किया ताकि जितना ज़्यादा हो सके हम कन्वर्टेड कर सकें, ईसाईयत में बदल सकें। और साथ में वित्तीय प्रावधान को भी सुझाव दिया कि साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने वित्तीय प्रावधान के लेकर प्रोत्साहित तो किया, लेकिन उसका कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ा। भैया हमारे पास खाने के लिए नहीं है, आप बोलोगे विज्ञान में खोज करो, तो पॉसिबल नहीं था, जो भी था। ठीक है गाइस, स्थानीय निकाय क्यों इस्टेब्लिश किया, स्थानीय निकाय इसलिए इस्टेब्लिश किया ताकि ये क्या कर सके, उनके माध्यम से टैक्स की वसूली कर सके। मतलब ये जनता और उसके टैक्स के बीच वहीं के नागरिकों को लाना चाह रहे थे, भारतीयों को ही लाना चाह रहे थे, ये खुद नहीं आना चाह रहे थे। तो ये सारी पद्धति 1813 के सेटलमेंट में हमको देखने को मिलता है। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप राइट डाउन भी कर रहे हैं तो राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए तो इसके बाद देखेंगे हम 1813 के बाद 1833 का चार्टर 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान उदारवादी संकल्पनाओं को लाया गया था, उदारवादी संकल्पनाओं को। और ये उदारवादी जो संकल्पना थी, यह उदारवादी संकल्पना
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के केंद्रीकरण की मूल भाव की प्रवृत्ति को रखा गया था। तो एक तरफ से 1836 के चार्टर एक्ट का उदारवादी संकल्पना क्यों लाया गया था, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की केंद्रीकरण की भावना को क्या कर सके, बढ़ा सके, केंद्रीकरण की भावना को जागृत कर सके। और इस दिशा में 1833 में इन्होंने सर्वप्रथम काम किया बंगाल की गवर्नरी को लेकर। तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे इस समय, चूँकि इनका क्षेत्र का भी विस्तार हो गया था, लगभग इंडिया के 65% पर इनका नियंत्रण हो चुका था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, भारत को, संपूर्ण भारत को एक गवर्नरी क्षेत्र में लागू किया और इसके छोटे छोटे उप गवर्नरी क्षेत्र को संचालन किया। तो इस दिशा में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद परिवर्तित करके उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना आरंभ हुआ। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना आरंभ हुआ और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम व्यक्ति ने शपथ लिया विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, और यहाँ तक कि इसकी विधायी प्रक्रियाओं में भी अंतर स्पष्ट हुआ, क्योंकि इन्हें जिस समय पहले पूर्ववर्ती समय में कई छोटे मोटे काम दिया जा रहा था, अब उसी प्रतिक्रिया में परिवर्तन हुआ और सैन्य प्लस नागरिक ये दो शक्तियाँ अलग कर दी गईं। तो सैन्य और नागरिक जब दो शक्तियों को अलग किया गया तो इन दो शक्तियों का प्रमुख किसे बनाया गया, सैन्य प्लस नागरिक शक्तियों का प्रमुख बनाया गया भारत के गवर्नर जनरल को। और इन दोनों शक्तियों के अलावा एक और शक्ति की गई जिसे कहा जाता है विधायकी के रूप में। तो विधायकी की संपूर्ण शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में ही निहित हो गई। इस तरीके से इन्होंने उदारवादी संकल्पना में विधि आयोग की स्थापना को भी महत्व दिया। तो दूसरे स्टेज पर क्या किया, इन्होंने विधि आयोग की स्थापना आरंभ करी। तो विधि आयोग की स्थापना किसके कमेटी के आधार पर किया गया था, मैकाले पैनल के आधार पर ही किया गया था। मैकाले पैनल ने विधि आयोग की स्थापना को लेकर संशोधित किया था। तीसरा बड़ा पॉइंट क्या है इस समय बड़ा पॉइंट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार था व्यापार को लेकर, उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन की कोई भी कंपनी अब आकर यहाँ इंडिया में व्यापार कर सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, केवल और केवल प्रशासनिक कार्य करेगी। मतलब व्यापारिक एकाधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। इसका मतलब वो व्यापार अब नहीं करेगी, इनका काम केवल और केवल प्रशासन की दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना था। और साथ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हमको देखने को मिला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रशासनिक अकादमी की नींव रखी गई तो इस प्रशासनिक अकादमी की नींव का आधार बनाया गया किसे, सिविल सर्विसेज को। तो सिविल सर्विसेज में खुली प्रतियोगिता का आयोजन आरंभ किया गया। लेकिन इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा विडंबना क्या रहा, खुली सिविल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका विडंबना क्या रहा कि इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अनुमति ही नहीं दी इसे लागू करने के लिए। कारण क्या था, इस सिविल सर्विसेज में खुली प्रतियोगिता में भारतीयों को भी शामिल किया गया था और इसी मंशा से, इसी संस्था से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इन्हें क्या नहीं दिया गाइस, अनुमति नहीं दिया, जिसकी वजह से सिविल सेवाओं का जो यहाँ पे 1837 में आयोजन हुआ वो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पदों का सृजन अवश्य हुआ। तो उन महत्वपूर्ण पदों में कौन कौन से था, जैसे 1832 में ही 2 पद हो चुके थे, मुंसिफ प्लस सदर अमीन का पद का सृजन हो चुका था। और 1833 में जब यह एक्ट लाया गया, कौन सा एक्ट लाया गया, यह एक्ट लाया गया 1833 का चार्टर एक्ट, तो 2 पदों का सृजन किया गया था। एक था हमारा डिप्टी मजिस्ट्रेट प्लस डिप्टी कलेक्टर। ये 2 ऐसे पद थे जिनको सृजन किया गया था। इनका कार्य क्या था गाइस, तो इन चारों पदों का मुख्य कार्य था भारत के ग्रामीण शताब्दी क्षेत्र में, प्रांतीय क्षेत्रों में टैक्स वसूली करना, टैक्स की उगाही करना इनका प्रमुख कार्य बना हुआ था। ठीक है, तो टैक्स को उगाही के माध्यम से इन 4 पदों को भारतीयों के लिए भी संशोधित किया गया। परंतु देखा गया 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ इसको लागू करना आवश्यक था, क्योंकि प्रशासन की नींव काफ़ी मजबूत होना आवश्यक माना जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इस दशा और दिशा में सुधारात्मक प्रक्रियाओं को लागू करते हुए
1853 में एक्ट लाया गया था भारत शासन अधिनियम के आधार पर। तो 1853 में एक्ट लाया गया इसलिए क्योंकि 1852 में सेटलमेंट कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि 1833 के जितने सारे एक्ट्स हैं उनमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले संशोधन की बात आई थी तो गवर्नर जनरल की पद्धति में, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा क्या बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और साथ में शक्तियाँ दी गई। तो पहला मूलचूल परिवर्तन यहाँ पे करने की बात आ गई। दूसरा मूलचूल परिवर्तन प्रशासनिक नीति को मजबूत करने की आई। तो उस दशा और दिशा में सिविल प्रतियोगिताओं के माध्यम से क्या करना था, भर्तियों को करना था। तो इसीलिए इन दोनों परिप्रेक्ष्यों के आधार पर 1852 में सिलेक्शन कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने रिकमेंड किया 1853 के चार्टर एक्ट को। तो 1853 के चार्टर एक्ट का आधार मैंने आपको बता दिया। इसमें सबसे पहले क्या किया गया गाइस, सबसे पहले यही किया गया कि जो हमारा गवर्नर जनरल की परिषद था, गवर्नर जनरल की परिषद थी, उस परिषद को पृथक कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल की परिषद को पृथक कर दिया गया और पृथक करके अलग अलग कार्य बना दिए गए। पहला विधायी कार्य अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। साथ में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उस परिषद में उस समय 4 + 6 मिलाकर टोटल 10 मेंबर को लाया गया और ये 10 मेंबर का ग्रुप ही गवर्नर जनरल का परिषद ही क्या कहलाया, आगे चलकर केंद्रीय विधान परिषद कहलाया, केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना गया। और यही केंद्रीय विधान परिषद भारत में किस तरह से काम करती थी गाइस, भारत में इनका कार्य था संसद की तरह कार्य करना। क्योंकि ब्रिटिश संसद के नियंत्रणाधीन लगभग हमारी यहाँ से शुरुआत थी, करण हो जा रहा था। तो इसीलिए गवर्नर जनरल की परिषद में इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद जैसी चीज़ों को लागू किया और इनका मुख्य कार्य ही क्या था गाइस, इनका मुख्य कार्य था संसद की तरह ही कार्य करना, ब्रिटिश संसद की तरह ही कार्य करना। उसके अलावा जो हमने यहाँ पे देखा था विधि आयोग की स्थापना किया गया था मैकाले पैनल के आधार पर। तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, विधि आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर, विधि आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर इंग्लिश लॉ कमीशन को लाया गया था। कौन से कमीशन को लाया गया, इंग्लिश लॉ कमीशन को लागू किया गया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्या किया, 1853 में ये 2 बड़े आमूलचूल परिवर्तन किया गया। इसके बाद तीसरे लेवल पे इन्होंने क्या किया, परिवर्तन किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को लेकर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को तीसरे लेवल पे परिवर्तन कैसे किया गया, इनकी संख्याओं में कमी करके। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्याओं में कमी करके 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, इनको हटाकर घटाकर 6 लोगों को हटाकर कितना कर दिया गया, 18 मेंबर कर दिया गया। और साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में यह बताया गया कि नियुक्ति का जो प्रधान होगा वह अब योग्यता के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा, योग्यता के आधार पर होगा। किसी व्यक्ति को हम नामित नहीं करेंगे, जो व्यक्ति योग्य रहेगा अब उसी को ही हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर बनाएंगे। साथ में बंगाल को इस समय गवर्नरी क्षेत्र के रूप में लागू किया गया। तो बंगाल का इस समय बड़ा सा हिस्सा हमारा क्या हो गया, गवर्नरी प्रांत के रूप में लागू हो गया। और मैकाले कमेटी के आधार पर ही आगे चलकर 1854 में ही मैकाले कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय इसका नाम था इंपीरियल सिविल सर्विसेज। इसका नाम क्या था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। जब हम आगे चलकर देखते हैं तो यही हमारा इंडियन सिविल सर्विसेज बना, ICS बना और आगे चलकर IAS बना। तो यहाँ पर मैकाले कमेटी के आधार पर ही इंपीरियल सिविल सर्विसेज का अभ्युदय हुआ, जिसके माध्यम से खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इसमें भी भारतीयों को भी शामिल किया गया और इसके अलावा भारतीयों के लिए उम्र जो था 18 वर्ष कर दिया गया। साथ में ही इन एग्ज़ाम जो है लंदन में स्पष्ट किया गया। तो इस प्रकार से गाइस 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को मजबूत किया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता को भी आक्रोश के उस पैमाने पर लेके चला गया जहां पर ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। और इसी दशा और दिशा में जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में आमूलचूल परिवर्तन की बात आई। इस परिवर्तन की दशा और दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नवंबर 1858 में महारानी एलिजाबेथ का घोषणा पत्र आया और इस घोषणा पत्र के अनुसार अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रशासनिक कार्य कर रही थी उसे भी समाप्त कर दिया गया, अर्थात पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया 1858 में। क्यों, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही।
और तब जाकर 1858 में फिर ब्रिटिश ताज की उत्पत्ति होती है। तो ब्रिटिश ताज की अभ्युदय का कारण ही है हमारा क्या 1857 की क्रांति का एक बड़ा केंद्र स्वरूप। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिश शासन को देखेंगे 1858 से लेकर 1947 तक की अवस्थिति को। थैंक यू।